हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनकी वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो, ये बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्लेसेंटा। The placenta is their association is between two maternal and fetal tissue meant by some extremely important physiological exchange. The developing of embryos is attached to be a tissue is called placenta. Placenta umbilica is called. It is a tough structure that serves as their blood vascular connected between two fetus and developing. The embryos and uterus walls from the first few weeks of development. The embryo is enclosed in a sac is called alumina, and which is filled with the amniotic fluid. Amniotic fluid is a fluid act as shock absorbers and help to protect the embryo from the damage. Here show in this picture, here the show and the placenta, and there are factors is here, and the villi of placenta here, endoderms, menotrums, and amniotic fluid is here. The ball uterus is present. There is a most important diagram for a development of the fetus in a placenta. The placenta serve a tissue through their oxygen and food are supplied from to maternal blood to the fetus. It is also transport the carbon dioxide and excrete base form of fetus blood to be maternal fluid blood. And summarize their step is the fertilization of human egg is the implantations and development in their uterus up to birth. Here some step of the placenta here, the sperm from a male and deposit into the female reproductive system, and the goes with egg release from the ovary, and the units of sperm or eggs of fallopian tube, and then goes with to the fertilization and formation of zygote is the first day, and repeated division of zygote leading to the formation of spherical mass of cells called medulla is the 4th day. And when we come to the 5th day, the early embryonic stage is called blastocyst, is a formed to day of 5.
and blastocytes is attached to the uterine walls. Is the implantation occur to day of 6 to 7 day, and the developing embryo is about the size of the pea in the four beak. And next come to the embryo is now called factors, with the human features and limbs appear as a float as a amniotic fluid or 6 beak, and both of human infant about 40 beak. So the diagrammatics the development of human embryos in this. The placenta is permeable to the respiratory gases, nutrition, and antibodies. The placenta is the most important role play in there. Is permeable to respiratory gases, nutrition, and antibody. The membranes prevent a harmful material from reaching the embryos. It does not be allowed the passes for a germ from to the mother to the factor. However, if the mother is already infected with HIV, then HIV can be passed through the blood to the embryos. Placenta produce the hormone progesterone is a egg formation. The ovulation of the maturations also stop as the pregnancy continues. And however, this is resumed after birth child. The hormone oxytocin is the posterior pituitary is responsible for uterine contraction in child birth. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है निषेचन, संभाव्यता और जो है भ्रूण का परिवर्धन, यानी ये जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसी होती है, इस पे हम जानेंगे। कहते हैं निषेचन और अंडरोपण। देखिए शुक्राणु मादा जनन पत्र में जो है 24 से 48 घंटे तक रहती है और निषेचन के लिए शुक्राणु मादा शरीर में प्रवेश करा जाते हैं। एक शुक्राणु फ्लोपियन नली में अंड के साथ संकलित हो जाती है, यानी एक ही अंड जो होता है, एक ही जो है स्पर्म जो अंड के साथ संकलित होती है, मिलती है। यदि अंड एक शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक युग्मन यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। कहते हैं रजस्राव शुरू होने के पश्चात 13 से 14 दिन में गर्भ आरंभ करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, यानी 13 से 14 दिन जो होती है काफ़ी अनुकूल होती है गर्भ धारण करने के लिए। कहते हैं युग्मनजन तुरंत विभाजित होना आरंभ कर देती है यहाँ पर और फ्लोपियन नली द्वारा जो गर्भाशय में पहुँच जाती है और गर्भाशय भित्ति में स्वयं को स्थापित कर लेती है और चिपक जाती है। आपने देखा ही होगा कि ये जो गर्भाशय में चिपक जाती है, भ्रूण का गर्भाशय के भित्ति में इस प्रकार चिपकना अंडरोपण या अंड आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। और तब मादा यानी स्त्री गर्भवती या गर्भाशय कहलाती है, यानी गर्भवती कहलाने लग जाती है। अंडरोपण निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद ये सारी क्रियाएं होती है। अब हमारे समक्ष आता है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा को जो है हिंदी में अपड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में वर्ड आता है आप लोगों को प्लेजेंटा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको अपड़ा कहते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको अपड़ा का नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए अपड़ा का जो है बहुत विशेष महत्व होता है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए। कहते हैं अपड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण जो है शारीरिक क्रियाएं संबंधी विनियम के लिए माता और जो है भ्रूण के ऊतकों के बीच का संबंध होता है। परिबंधकारी भ्रूण गर्भाशय से जो है ऊतकों द्वारा जुड़ी हुई रहती है। आपको पता है कि जैसे ही ओवरी जो है ओवरी से रिलीज फ्लोपियन ट्यूब से बाहर आती है तो उसमें जो अंडे के लिए पोषण तत्व, अंडे में पोषण तत्व होता है स्पर्म के लिए, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको पोषण कहाँ से मिले, तो वो पोषण के लिए जो है अपड़ा जो उसके जो है जो नाल होती है, आपने देखा होगा जो नाभिक नाल होती है उसमें से एक छोटी सी नली निकल रही होती है। जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय आपको देखने को मिलता है जहाँ डॉक्टर काट के उसको बांध देता है, तो छोटा आपने देखा ही होगा कि लगे हुए रहते हैं। तो ये जो होता है एक ऑक्टोपस की तरह होती है जो कि जाके माँ के किसी भी भित्ति में, ठीक है, चिपक जाती है और वहाँ से जो है ब्लड शेक करके बच्चों को नरिशमेंट करती है, बच्चों को पोषण करती है। तो अपड़ा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं ये जो होती है नाभिरज्जु यानी एम्ब्लियस कोड होती है, जैसे मैंने भी बताया कि नाभिक के बने होते हैं, एक मजबूत संरचना होती है जो परिवर्तनशील भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के बीच रुधिर संवहन संबंधी स्थापित करती है। यानी वो चिपकने के बाद क्या करती है, माँ के शरीर से ब्लड जो है वो खींचती रहती है और बच्चे को जो है देती रहती है। तभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल रेड होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है बिल्कुल ब्लड से ही बना हुआ होता है पूरी तरह से। तभी एक बात कहा जाता है कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके खाने पीने पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो भी खाएगी वो सारे बच्चों को लगेगा और सारे ब्लड के रूप में बच्चों को प्राप्त होगा। प्रवर्धन के पहले जो है कुछ सप्ताहों से भ्रूण एक थैली में बंद हो जाता है, जिसे हम उलव्स यानी एमिनियम्स कहते हैं, यानी एमिनियंस कहते हैं। इसमें अलव तरल या
एमनियोटिक तरल यानी एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। एमनियोटिक तरल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यह कभी अगर कोई बात होती है तो काफ़ी मात्रा में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है और ये फ्लूइड कभी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि बच्चे ने क्या किया है, मुंह उसका खुल गया था गर्भाशय में और उसने गंदगी को इनहेल कर लिया था। तो इस जो फ्लूइड होता है उसी में तैर रहा होता है वेस्ट मटेरियल्स, और उसी का अगर गलती से बच्चे ने मुंह खोल दिया तो वो जो होता है प्रॉब्लम आ सकता है, सीजर की तो प्रॉब्लम आ सकती है कई हद तक। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर उल्टा करके बच्चों को मारता है कि उसके मुंह से जितनी भी गंदगी हो वो निकल जाए, चाहे वो उसके मुंह से जो है गंदगी खींचता है। तो ये सारे जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है भरा हुआ रहता है और लभ्यतर भ्रूण को धक्के से बचाता है और भ्रूण को क्षति होने के जो है बचाने में सहायक भी होता है। और दूसरा कार्य आपको दोस्तों पता ही है कि माँ है, माँ कोई भी कार्य कर सकती है, कभी कभी उसको पेट में चोट भी लग जाता है, लेकिन यही फ्लूइड होता है जो बच्चों तक कोई भी आघात को पहुंचने नहीं देता है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड ना हो तो बच्चे जो है कई मायने में जो है नुकसानदायक भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए गलत तरीके से माँ सो जाती है तो अगर फ्लूइड ना हो तो बच्चे जो है कई मायने में डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये कई क्षति और कई धक्का उक्का लगने से जो है होने से जो है इसको क्षतिपूर्ति करती है। अपरा एक ऊतक की भांति कार्य करती है। ये दोस्तों याद रखना, अपरा जो होती है एक ऊतक की तरह कार्य करती है जिसका द्वारा माँ के रक्त के भ्रूण में ऑक्सीजन तथा आहार की आपूर्ति होती है। तो जो अपरा है उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखना कि इसमें जो है ऑक्सीजन और आहार की सारी पूर्तियाँ जो है अपरा के द्वारा ही होता है। बच्चा जो है पेट के अंदर मुंह से कभी भी भोजन नहीं लेता है, वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू यानी अपरा जिसे हम कहते हैं नाभिक भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है माँ के बॉडी में और वहाँ से जो है ब्लड लेता रहता है और साथ में ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन मिली हुई होती है, जिससे बच्चे को जो है जीवन और जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती है। यह भ्रूण की रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जित अवशिष्टों को माँ के रक्त में पहुँच जाती है। ठीक है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है और बेस मटेरियल्स भी उत्सर्जित होती है। तो इस तरह जो है बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो होता है माँ के गर्भाशय में होता है और इसमें जो है अपरा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को जो है वो मेंटेनेंस भी करती है, वो जो है पोषक तत्व भी बच्चों को प्रदान करती है, इसलिए अपरा का जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगर यहाँ पर आप एक डायग्राम देखोगे तो अपरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अपरा जो आप देख सकते हो थैलीनुमा में अपरा बना हुआ है। ठीक है, और भ्रूण जो है अपना आराम से यहाँ पर जो है विश्राम की अवस्था में दिखाया गया है। आप योनि मार्ग भी देख सकते हो, योनि मार्ग तब खुलता है जब प्रसव आती है, तो हम प्रसव के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, और आप देखोगे गीवा के श्लेष्मा का प्लग भी आपको दिख रहा होगा जहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर ना जाए, यानी एक तरह का प्लग का काम करता है। और बल्ले भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बल्ले तरल भी आपको नज़र आ रहा होगा। गर्भाशय पेशी यानी मेसोफ्लियम्स भी दिखेगा, गर्भाशय की भित्ति भी आपको दिखेगा, अपरा का आवर्धन भी आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है गर्भ में बच्चे की अवस्था होती है, बच्चों की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें जो है अंडा जो निषेचन करती है और कैसे इसका विकास होता है वो सारे चरण को यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसको आप साधारण शब्दों में भी समझ सकते हो। कहते हैं पुरुषों की शुक्राणु स्त्री जनन तंत्र में निक्षेपित होती है, यानी उसको वहाँ डाल दिया जाता है। अंडाशय के अन्न मुक्त होती है वहाँ से, यानी ओवरी से अंडे निकलते हैं। फ्लोपियन नली में शुक्राणु और अंडे का मिलन होती है। ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फ्लोपियन ट्यूब ही होता है जहाँ पर शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है। निषेचन होना और युग्मन जनन जायगोट का निर्माण पहले दिन से शुरू हो जाता है, जहाँ पर जायगोट बनने लग जाता है। और निषेचन होना और युग्मन जन जायगोट का निर्माण पहले दिन हो जाता है। युग्मनजन के बार बार विभाजन की कोशिकाओं के गुलिये सदर निर्माण हो जाती है, जिसे हम मेरुला कहते हैं, यानी यहाँ पर जो है बार बार विभाजन से एक मेरुला बन जाती है। और जो ये 4 दिन तक मेरुला बनी रहती है। कहते हैं भ्रूण की आरंभिक अवस्था के जो है करपुटी यानी कि ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण करती है, जो 5 दिन तक रहती है। कोरल पुटी गर्भाशय भित्ति से जुड़ी हो जाती है, अर्थात अंडरोपण हो जाता है, ये 6 से 7 दिनों में हो जाता है। कहते परिवर्तनशील भ्रूण एक मटर के दाने के बराबर हो जाता है जब वो 4 सप्ताह का होता है। 4 सप्ताह में वो मटर के दाने की तरह वो दिखने लग जाता है, यानी थोड़ा विकास उसमें देखने को आपको मिल सकता है।
उसके पश्चात भ्रूण अब गर्भ यानी फिक्टस फिक्टस कहलाता है, जिसमें मानव आकृति जो है दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी फिक्टस जो होती है दोस्तों बनना स्टार्ट हो जाता है और वो मानव की तरह दिखने लग जाता है। अंग जो दिखने लग जाते हैं उनके कई अंग, ये वल्य तरल में तैरता रहता है, यानी जो वल्य तरल होते हैं उसमें तैरता रहता है। ये 6 सप्ताह के उपरांत होती है। उसके बाद जो होता है जब मानव शिशु का जन्म होता है वो 40 सप्ताह के पश्चात होता है। तो इस प्रकार जो है मानव भ्रूण का परिवर्तन जो हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखा, कई मानने में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप समझ लेते हो तो आपको सारे टॉपिक भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक बात होता है कि अपरा जो है श्वसन गैस, पोषक पदार्थ और प्रतिपिंडों के लिए प्रमुख होती है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि अपरा जो होता है गैस, पोषक पदार्थ और प्रतिपिंडों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। झिल्ली क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों को भ्रूण तक पहुँचाने से भी रोकती है, यानी कई बीमारियों को भी जो है भ्रूण तक जाने से प्लेजेंटा रोकती है या माँ में भ्रूण में रोगाणुओं को नहीं पहुँचने देती है। यदि माँ HIV से पहले से ही ग्रस्त हो तो HIV रक्त द्वारा भ्रूण में पहुँच सकता है, जनरली सी बात है। लेकिन अगर माँ बाद में अगर HIV होती है तो उसका प्रभाव जो है बच्चों पे नहीं पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर जो है HIV टेस्ट जरूर करवा लेते हैं कि अगर माँ अभी HIV पॉजिटिव होती है तो बच्चों को बचाया जा सके। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अपरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, याद रखना दोस्तों, अपरा ही जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है और समय की अवधि के दौरान अंड का निर्माण तथा रक्त स्वायत्त रुक जाती है। लेकिन शिशु जन्म के पश्चात ये पुण्य आराम हो जाती है। यानी मेचुरेशन साइकिल जो होता है जब बच्चों का जन्म हो जाता है उसके बाद 1 साल के बाद जो है या कुछ समय के पश्चात ही जो है आपको पता ही है कि बच्चे जो है ऋतुस्राव यानी स्टार्ट हो जाता है। कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जो ये बहुत काफ़ी जल्दी जो है मेचुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये फैक्ट होती है, एक बात होती है कि जब तक जो है बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक जो है मेचुरेशन साइकिल शायद होना संभव नहीं होता है। लेकिन कहते हैं आज समय बदल गया है, ये सब संभव ही था लेकिन अब संभव होना शायद नहीं भी है, और कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि संभव भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है।